हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। परीक्षा के एक दिन पहले किन किन टॉपिक्स पर ध्यान दें, इस विषय को लेकर मैं उपस्थित हूं, क्योंकि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तैयारी परीक्षा के एक दिन पहले तो हो ही जाती होगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर कि ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसमें मैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके अंतर्गत जो प्रमुख पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हूँ कि किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसमें कि पहला पॉइंट्स है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन की परंपरा और प्रमुख इतिहास ग्रंथ। इससे हमेशा सवाल बनते रहे हैं और इसके कालक्रम के अनुसार इतिहास ग्रंथों का नाम और उनके इतिहासकारों का नाम याद होना चाहिए। अगला जो पॉइंट्स है कि काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन खासतौर से मिश्र बंधुओं द्वारा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो किया गया है वो एकदम से क्लियर होना चाहिए। आदिकाल का नामकरण ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और परीक्षाओं में घूम फिर कर एक दो सवाल इससे आते ही आते हैं। तो जितने भी प्रमुख विद्वानों द्वारा नामकरण किए गए हैं उनका आपको एकदम से क्लियरेंस होना चाहिए। अगला जो पॉइंट्स है कि हिंदी के प्रथम कवि को लेकर काफ़ी डिबेट रहा है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इससे भी सवाल बनते रहते हैं। फिर रासो ग्रंथ एवं उसके लेखक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो रासो ग्रंथों 12 रासो ग्रंथों को माना है, फिर भी कुछ रासो ग्रंथ जिस पे कि लोगों का कम ध्यान जाता है उनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कई बार उनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। सिद्धों एवं नाथों की संख्या क्या कितनी कितनी है और कौन किस में शामिल है, ये है। विद्यापति की रचनाएं। विद्यापति की रचनाओं से संबंधित सवाल लगातार सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रमुख संत कवि। इसमें जो 12 प्रमुख संत कवि हैं ये रामानंद के जो शिष्य माने जाते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। प्रमुख सूफी कवि। मुल्ला दाऊद से लेके नूर मोहम्मद उस्मान तक के कवियों को तो आपने पढ़ा होगा। इसमें खास तौर से जो पद्मावत जैसी का है उसमें की भी जो तथ्यात्मक जानकारी है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। प्रमुख राम भक्ति शाखा की कवि। उसमें तुलसीदास के जो 12 रचनाएं मानी गई हैं और उनकी जो शैलियाँ हैं वो अलग अलग ढंग से हैं। कोई दोहा में, कोई सोरठा में, कोई चौपाई में, कोई दोहा चौपाई दोनों में है। और इसके बाद अलग अलग भाषाएं भी हैं इनकी, तो उनको ध्यान में रखना है। रामचरितमानस के कांडों का क्रम आपको ध्यान में रखना होगा। और जब महाकाव्य संबंधी एक वीडियो लेक्चर बनाया था तो इसमें कैसे इस क्रम को याद किया जाए उस पे मैंने फार्मूला बनाया था, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो पॉइंट्स है कि प्रमुख कृष्ण भक्त कवि। इसमें अष्टछाप के कवियों को आपको एकदम क्लियर करके रखना होगा कि कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है आलवार और नयनार। आलवारों की संख्या, नयनारों की संख्या को ध्यान में रखना है कि किसकी 12 संख्या है, किसकी 63 है, ठीक है। फिर प्रमुख संप्रदाय एवं दार्शनिक। भक्ति काल जब आप पढ़ेंगे तो कई संप्रदाय हैं उसमें और उनके दार्शनिक सिद्धांत भी दिए गए हैं। खासतौर से विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, इनको ध्यान में रखना है। आदिकाल के बाद रीतिकाल ऐसा कालखंड है जिसके नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है, तो इन मतभेदों को ध्यान में रखना है। फिर रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त जो कवियों का वर्गीकरण किया गया है उनको ध्यान में रखना है कि कौन सा कवि किस में शामिल हुआ है। खासतौर से रीति सिद्ध की बात करें तो बिहारी का नाम आता है, रीति मुक्त में 3-4 कवियों का नाम आता है, तो उनको ध्यान में रखिए। आधुनिक काल की जब बात करते हैं तो आधुनिक काल में एक तरफ कविता लिखी जा रही थी, दूसरी तरफ अन्य गद्य विधाओं का भी उद्भव हो गया था। तो उस समय अब आप जब ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ेंगे तो ढेर सारे लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं, तो इसको पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ लिया होगा, दोहरा भी लिया होगा, लेकिन पॉइंट प्रमुख विधाओं को ध्यान में रखेंगे और प्रमुख रचनाकारों और प्रमुख कृतियों के बारे में रखेंगे तो अगर उससे सवाल आएगा तो हल कर लेंगे। अगर दूसरे से भी सवाल आता है तो आप ऑप्शंस के आधार पर। अगला पॉइंट है भारतेंदु युग के लेखक और उनके योगदान। तो शुरुआती दौर में जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था तो भारतेंदु और मंडल के लेखकों का काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने एक तरफ निबंध और आलोचना लिखना शुरू किया तो दूसरी तरफ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी कर रहे थे, तो उनको ध्यान में रखना है कि कौन से कहाँ से है। फिर सरस्वती पत्रिका का जो संपादन
प्रारंभ हुआ था उसके जो संपादक मंडल थे महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या रोल रहा है, तो उसको ध्यान में रखना है। द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों से प्राय सवाल पूछे जाते हैं, तो उन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखिए। और कवियों के क्रम को, जीवन क्रम को ध्यान में रखना है, खासतौर से मैथिली शरणगुप्त, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। ठीक है, इसी तरीके से छायावाद के बारे में भी ध्यान रखना है, कवियों का जो कालक्रम है और उसकी प्रवृत्तियाँ हैं। जो 4 कवि प्रमुख रूप से उनके जीवन क्रम को ध्यान में रखिए। फिर प्रगतिवाद को ध्यान में रखना है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध। ठीक है, तो इनका नाम आता है। प्रयोगवाद एक अलग तरीके की प्रवृत्ति रही है जिसमें कि अज्ञेय का अहम रोल रहा है। इसी के संबंध में तार सप्तकों का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि तार सप्तक से प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। और तार सप्तकों पर मैंने एक वीडियो लेक्चर भी अच्छे से तैयार किया है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। नई कविता की जो प्रवृत्तियां हैं उसको ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है सभी कालखंडों की प्रवृत्तियां, क्योंकि वैकल्पिक रूप में कई बार कालखंडों से संबंधित की प्रवृत्तियों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखना है। और इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर प्रमुख विधाओं की बात करें, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव किताबें आप खोलेंगे तो ढेर सारे रचनाकार हैं, तो उनमें भी किस पर ज़्यादा फोकस करें। तो अगर आलोचना की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मुक्तिबोध की जो आलोचनात्मक किताबें हैं उनको एकदम से क्लियर रखना पड़ेगा। अगर निबंध की बात करें तो जितने भी निबंधकार हैं वही आलोचक भी हैं, तो ज़्यादातर सवाल याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब आलोचना पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी किताबें आ जाएंगी जो उनके निबंध के रूप में भी हो सकती हैं। तो बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह एकदम निबंध के लिए फिक्स कर दिए गए हैं। इनसे हर परीक्षा में 1-2 सवाल रहता ही रहता है। उसी तरीके से चंद्रधर शर्मा गुलेरी का भी एक कछुआ धर्म इत्यादि से प्रश्न आते रहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, ये ऐसे ललित निबंधकार हैं कि इनसे सवाल परीक्षाओं में आता रहता है। तो इनकी जितने भी निबंध हैं और उनका जो क्रम है उसको ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहानी की बात करें तो उसमें प्रेमचंद, प्रसाद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, रेणु, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कृष्णा शोभती, उषा प्रेमवता, मनु भंडारी, इन सब के कहानियों को आपको ध्यान में रखना होगा, उसकी विषय वस्तु एवं पात्रों को भी। ठीक है। अगर नाटक की बात करें तो किताबों में ढेर सारे नाटक दिए गए हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। फिर भी परीक्षा के एक दिन पहले जिन नाटकों को देखना है, नाटककारों का अध्ययन करना है, उसमें भारतेंदु का नाम है, प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, इन लोगों को एकदम से क्लियर करके रखना है। मोहन राकेश, भीष्म शाहनी, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का और जो समकालीन प्रमुख नाटक हैं उनको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अगर उपन्यास पर बात करें तो उपन्यास भी काफ़ी विस्तृत रूप में है पाठ्यक्रम में, लेकिन फिर भी परीक्षा के एक दिन पहले किनको देखना चाहिए, देवकी नंदन खत्री को, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, निराला कवि हैं, लेकिन इनके कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, यशपाल, रेणु, भीष्म शाहनी, मनु भंडारी, कृष्णा शोभती। ठीक है। इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल, राय मासूम राजा, इन सब के उपन्यासों को भी आप देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। अगर अन्य गद्य विधाओं की बात करूं तो इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी किताब आप खरीदेंगे, देखेंगे कि उसमें 5-6 पेजों में पूरा अन्य गद्य विधाएँ का विवरण दिया गया है, तो पूरा A to Z इसको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इनका बहुत ही अहम रोल हो जाता है। अगर काव्य शास्त्र की बात करूं तो काव्य शास्त्र में खासतौर से जो ध्यान देना है कि जो आचार्य हैं, विभिन्न आचार्य हैं, उनका जो समय है, उनका समय कब से कब तक निर्धारित किया गया है वो देखना है, और उनके जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद आपको देखना है काव्य लक्षण, भरत मुनि, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, हेतु के बारे में जो विभिन्न आचार्यों के मत हैं उनको देखना है। फिर भरत मुनि का जो कितने रस माना है, कितना अलंकार माना है, गुण दोष, इनकी संख्या को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से भामा द्वारा जो संख्याएं दी गई हैं, अलंकार की कितनी है, गुण की कितनी है, दोषों की संख्या कितनी है, चतुर्वर्ग की एक वो चर्चा करते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से वामन एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने कि गुणों की संख्या
थोड़ा सा अलग मानिए, भिन्न मानिए, तो ये प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से दंडी की जो अलंकार संबंधी परिभाषा है वो भी पूछी जाती है। फिर रस सूत्र को लेकर व्याख्याताओं ने अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या दी है और स्थापनाएं दी हैं, तो उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, भट्टलोलट से लेकर अभिनवगुप्त तक। इसी से संबंधित है साधारणीकरण। साधारणीकरण के संदर्भ में जो आचार्यों के विभिन्न मत हैं, उन मतों को ध्यान में रखना है। फिर जो संप्रदाय से संबंधित सवाल है, आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र, इनकी जो भी सिद्धांत हैं और उसके अंदर जो भी कुछ भेद किए गए हैं, उन भेदों को ध्यान में रखना है, खासकर जैसे वक्रोक्ति का है। अन्य अगर आचार्यों की बात करें तो इसमें मम्मट, विश्वनाथ, भोज, जगन्नाथ इत्यादि का नाम आ जाता है, जिनसे कि प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करूं तो यूपी, टीजीटी, पीजीटी में तो उतना सवाल नहीं आता है। फिलहाल पिछले जितनी भी परीक्षाएं हुई उनमें से 1-2 सवाल आए हुए हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी को चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे एक अच्छी खासी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट्स पर बात करें तो प्लेटो की कुछ रचनाएं या सिद्धांत हैं, उनको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अरस्तु के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ रचनाएं हैं, उनको ध्यान में रखना है। लोंजाइनस का जो उदात्त सिद्धांत है, उदात्त सिद्धांत के साथ साथ जो उसमें प्रकार दिए गए हैं, उन प्रकारों को ध्यान में रखना है, खासकर से जो 5 प्रकार दिए गए हैं। इसी तरीके से वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इलियट, रिचर्ड्स और जो विभिन्न वाद हैं, जैसे कि मनोविश्लेषणवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद, बिंबवाद, अस्तित्ववाद, ठीक है, संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये सारे जो वाद हैं, इनके प्रवर्तकों का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर भाषा विज्ञान पर बात करें तो इस पर भी मैंने वीडियो विस्तार से बनाया हुआ, देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके पास अब समय नहीं है, तो एक दिन पहले किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें पहला है कि जो भी विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं दी गई हैं भाषा संबंधी, उसको ध्यान में रखना है। फिर भाषा की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को ध्यान में रखना है। फिर आर्य भाषा के जो भेद किए गए हैं, उन भेदों में प्राचीन, मध्य, आधुनिक आर्य भाषा को ध्यान में रखना है। फिर उपभाषाओं एवं बोलियों एवं क्षेत्रों को ध्यान में रखना है कि जो 5 उपभाषाएं हैं, बोलियां एवं क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। फिर स्वर व्यंजन को ध्यान में रखना है। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, अंतस्थ, ऊष्म, अनुस्वार, अनुनासिक, पार्श्विक, लुंठित, इस समय इनसे भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि की जो गुण हैं और विशेषताएं, उसको ध्यान में रखना है। राजभाषा एवं अनुच्छेद, जो संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, उन अनुच्छेदों पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि 343 से लेकर 351 के बीच में कौन कौन सी बातें की गई हैं। अगर सामान्य हिंदी की बात करें तो इसका भी सिलेबस काफ़ी विस्तृत है और इसको तो ध्यान से हल करने की ज़रूरत है। अगर बात करें तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, शुद्ध, अशुद्ध, विलोम, ठीक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इनसे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको तो लेकर प्रैक्टिस आपने किया भी होगा और ये आपका पोर्शन क्लियर होगा। बस इसको क्या है कि समझ कर ठंडे दिमाग से हल करने की ज़रूरत होती है। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर परीक्षार्थियों को परीक्षा के एक दिन पहले किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए, उन्हीं बिंदुओं को मैंने यहाँ पर रेखांकित किया। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक भी साबित होगी। तो इसी कामना के साथ कि आप लोगों का परीक्षा अच्छे से जाए और सभी लोग उसमें सफलता हासिल करें और इस चैनल से लगातार आप जुड़े रहें और अपने अन्य मित्रों को भी बताएं इसके बारे में। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।